का मतलब ये नहीं कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करें, बल्कि शिक्षा का मतलब आपको ज्ञान ग्रहण करना है जिससे आप किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकें। इसलिए दोस्तों, जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकरी पैदा होगी, मालिक नहीं। हमारे जीवन में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट में। हम लोग सत्ता की साझेदारी से संबंधित पिछले पार्ट में बेल्जियम तथा श्रीलंका के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़े थे और वहाँ किस प्रकार सत्ता की साझेदारी की गई उसे भी पढ़े थे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सत्ता की साझेदारी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं। ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए अपनी अध्याय की ओर चलते हैं। साझेदारी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं। पहला बिंदु, सामाजिक विकास क्या है। सामाजिक विकास क्या है? समाज का विकास क्या है? क्या हुआ, कैसे हुआ समाज का विकास, उसको पढ़ेंगे। दूसरा बिंदु हमारा है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। और हमारा तीसरा बिंदु हो गया युक्तिपरक क्या है। और हमारा चौथा बिंदु, बेल्जियम में डच भाषी तथा फ्रेंच भाषी समुदायों के बीच टकराव के क्या कारण थे। बेल्जियम में आप लोग जानते होंगे 3 समुदाय के थे लोग, भाषाई लोग थे, डच, फ्रेंच और जर्मन, लेकिन वहाँ महत्वपूर्ण थे डच और फ्रेंच। उन्हीं के बारे में किस प्रकार वहाँ टकराव हुआ और क्या कारण थे टकराव होने के। बेल्जियम में दोनों भाषाई लोग में हुए टकराव को किस प्रकार हल किया गया। बेल्जियम में जो 2 भाषाई लोग थे वहाँ टकराव हुआ, उस टकराव को किस तरह सुलझाया गया। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या क्या थे। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों के द्वारा बनाए गए शासक को लोकतंत्र कहते हैं। और वहाँ लोकतांत्रिक मतलब शासक जो बनते हैं वह शासक किस प्रकार सत्ता की साझेदारी की और व्यवस्था किस प्रकार वहाँ व्यवस्था किए सत्ता की साझेदारी के, उसके कुछ तरीके पढ़ेंगे। भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और नैतिक तर्क बताएं। अर्थात भारत में जो सत्ता की साझेदारी हुई उसके एक उदाहरण बताएं। और युक्तिपरक मतलब वहाँ किस पर सत्ता की साझेदारी होने से लाभ हुआ या हानि। और नैतिक तर्क वहाँ के व्यवहार लोगों के साथ क्या किया गया, किस प्रकार किया गया, उसको पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहले बिंदु को पढ़ते हैं। सामाजिक विकास क्या है, अर्थात समाज का विकास क्या है। सामाजिक विकास का अर्थ है समाज का विकास तथा समाज में कल्याण कार्यों को बढ़ावा देना, उसे सामाजिक विकास कहते हैं। अर्थात समाज में कल्याण कार्य जो होती है उसको बढ़ावा दिया जाता है, अर्थात अच्छे कार्य जो होते हैं उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसे समाज का विकास कहते हैं। जिस प्रकार हमारे देश में एक प्रथा चली थी, सती प्रथा, उस प्रथा को हमारे महान पुरुष उसको कह सकते हैं राजा राम मोहन राय ने उसे हटा दिए और वे समाज का विकास किए। इस प्रकार कह सकते हैं कि वे समाज का विकास किए। इस पर चलिए दोस्तों, दूसरे बिंदु को पढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। यह क्वेश्चन दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, यूं ही समझ लीजिए कि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और आता है। 99% आपसे हम वादा करते हैं कि यह ज़रूर आएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप नोट बनाते होंगे तो इसे लिख लें, अगर नहीं भी बनाते होंगे तो इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट मार लें और इसे याद कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, पहले हम इसको पढ़ लेंगे। सत्ता की साझेदारी क्या है, इस सत्ता की साझेदारी क्या है हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर से आप लोग को बता रहे हैं क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी संघीय शासन व्यवस्था की प्रणाली है जिसके माध्यम से हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजबूती मिलता है और प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाता है और इससे जाति पाति लिंग भेद जैसी समस्याएं खत्म हो जाती है और समाज का निरंतर विकास होता है और राष्ट्र का विकास होता है। चलिए अब दोस्तों पढ़ते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। पहला कारण क्या है, सत्ता की साझेदारी से विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष की भावना कम हो जाती है और एकता की भावना बन जाती है। अर्थात सत्ता की साझेदारी से विभिन्न समूह जैसे हमारे भारत में समझ लीजिए
कि बीजेपी है, जेएमएम है, जेवीएम है, ऐसे एक समूह है, उसमें टकराव जो होती है, टकराव की संभावना बहुत कम ना कि बराबर होती सत्ता की साझेदारी, क्योंकि उन सभी समूहों के बीच सत्ता बराबर बांट दिया जाता है, जिससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, कोई समस्या नहीं होता है, और राष्ट्र का विकास होता है, और राष्ट्र की भावना बनी रहती है, एकता की भावना बनी रहती है, और राष्ट्र का विकास करने का भावना बनता है, क्योंकि सभी के बराबर बांट दिया जाता है। तो आप भी समझिए कि आपके साथ अगर दो हैं, अगर आप दो बेटे हैं अपने पिता के, तो आप दोनों के साथ अगर बराबर बांट दिया जाए तो क्या आप लड़ेंगे? नहीं। इसलिए एकता की भावना बन जाती है और राष्ट्र का विकास होता है। इससे देश की प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाती है और शासन की कार्यकुशलता बनी रहती है। इससे देश की प्रशासनिक व्यवस्था अर्थात थाना प्रभारी जो होते हैं वो व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाते हैं, मतलब अच्छी तरह से चला पाते हैं जो उनका कार्य होता है, और शासन की कार्यकुशलता बनी रहती है। शासन अर्थात जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी, वह शासन कर रहे हैं, वह अपने शासन को अच्छी तरह से चला पाते हैं सत्ता की साझेदारी के कारण। इसी के कारण वे अच्छी तरह से चला पाते हैं और चलती भी है। चलिए दोस्तों, अब तीसरे बिंदु को हम लोग पढ़ते हैं। इससे हमारी लोकतंत्र मजबूत बनता है और राष्ट्र की विकास होती है। इससे हमारा लोकतंत्र अर्थात लोगों के द्वारा चुने गए शासक को लोकतंत्र कहते हैं और लोकतंत्र मजबूती होती है। हमारा भारत लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाया है और इसी प्रणाली के कारण हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की गई और इससे हमारे देश में राष्ट्र का विकास होता है इन्हीं के कारण, और इससे मजबूती मिलती है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी के कारण। चलिए दोस्तों, चौथे बिंदु को पढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी से समाज में जाति पाति लिंग भेद जैसी समस्याएं खत्म हो जाती है, अर्थात सत्ता की साझेदारी करने से जाति पाति जो जाति होती है, विभिन्न प्रकार की जाति हैं हमारे देश में, और भेदभाव होते हैं नीच जाति उच्च जाति के बीच, और लिंग जैसे पुरुष स्त्री के बीच लिंग खत्म हो जाती सत्ता की साझेदारी होने से, जैसी भावनाएं खत्म हो जाती है, और सभी हित को ध्यान में रखते हुए समाज का निरंतर विकास किया जाता है। अर्थात जो जाति पाति होते हैं, जाति मतलब जो विभिन्न प्रकार के जाति हमारे देश में हैं, और लिंग मतलब पुरुष और स्त्री के बीच जो भावना होती है उसको वह खत्म हो जाती है, और समाज को ध्यान में और सभी के हित को ध्यान में रखते हुए समाज का निरंतर विकास किया जाता है। निरंतर मतलब लगातार विकास किया जाता है समाज का, इसी के कारण सत्ता की साझेदारी के कारण। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सत्ता की साझेदारी के तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ते हैं। युक्तिपरक क्या है? लाभ हानि का हिसाब लगाकर लिया गया फैसला को युक्तिपरक कहते हैं। यह लाभ के परिणामों पर जोर देता है, अर्थात लाभ हानि का हिसाब लगाकर, मतलब लाभ जो हुआ है और हानि हुआ है उसका हिसाब लगाया जाता है और फैसला किया जाता है, उसी को युक्तिपरक कहते हैं। लाभ के परिमापों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है या परिणाम पर। चलिए दोस्तों, अब चौथे बिंदु को पढ़ते। बेल्जियम में डच भाषी तथा फ्रेंच भाषी समुदाय के बीच टकराव के क्या कारण थे? बेल्जियम में दो समुदाय के अलावा एक और समुदाय थे, जर्मन भाषी के एक समुदाय थे, और डच भाषी और फ्रेंच भाषी थे, और जर्मन का ज़्यादा इसमें योगदान नहीं रहा, इसलिए उसका चर्चा नहीं किया गया है। चलिए, डच भाषी और फ्रेंच भाषी समुदाय के बीच जो टकराव हुआ क्यों हुआ, क्या कारण थे? बेल्जियम में डच भाषी लोग की संख्या फ्रेंच भाषी लोगों से अधिक था, लेकिन फ्रेंच भाषी लोग डच भाषी लोगों से के तुलना में अधिक समृद्ध और शक्तिशाली थे। बेल्जियम में जो डच भाषी थे लोग, उनकी संख्या 69% था और फ्रेंच भाषी लोग का 40% था, लेकिन डच भाषी लोग फ्रेंच भाषी से अधिक
अधिक जनसंख्या था, लेकिन फ्रेंच भाषी लोग डच भाषी से अधिक समृद्ध और शक्तिशाली थे। समृद्ध मतलब पूरी तरह से परिपूर्ण, अर्थात सभी अमीर भी थे, सभी चीज़ थे उनके पास, खाने का, पीने का, घर जायदाद आदि, और शक्तिशाली भी थे। भले ही उनकी संख्या कम थी, फ्रेंच भाषी के भले ही संख्या उनकी कम थी, लेकिन वे अधिक समृद्ध थे और शक्तिशाली थे उनसे, और उनकी समृद्धशीलता से डच भाषी लोगों को खलती थी। उनकी जो समृद्धशीलता अर्थात वो अधिक समृद्ध थे डच भाषी लोगों से, सो उस समृद्धशीलता से डच भाषी लोग उसे नाराज़ होते थे या बेईमानी करते थे या उनसे घृणा करते थे। वे फ्रेंच भाषी लोगों से नाराज़ थे। इन्हीं कारणों से दोनों भाषाई लोगों के बीच टकराव बढ़ा। देखिए, फ्रेंच भाषी लोग थे जो डच भाषी लोगों से अधिक समृद्ध थे। इसी समृद्धशीलता के कारण जो डच भाषी थे उनसे नाराज़ थे, और यही कारण रहा कि दोनों के बीच टकराव हुआ। 5वां, बेल्जियम में दोनों भाषाई लोगों में हुए टकराव को किस प्रकार हल किया गया। बेल्जियम में जो दो भाषाई लोग थे उनके बीच टकराव हुआ, उसका हल किस प्रकार किया गया। बेल्जियम में दो भाषाई लोग में हुई टकराव को हल करने के लिए बेल्जियम में 1970 से 93 तक में संविधान का 4 बार संशोधन किया गया। अर्थात बेल्जियम में जो दो समुदाय थे उनके बीच जो टकराव हो रही थी, उन टकराव को ख़त्म करने के लिए बेल्जियम की सरकार ने 1970 से 1993 तक में संविधान का 4 बार संशोधन किया। संविधान का 4 बार संशोधन किया, जिससे उन दोनों के समुदाय के बीच टकराव का हल किया जा सके, और एक भाषा के आधार पर ना ही सरकार का गठन किया गया और ना ही राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। अर्थात गठन किया गया नहीं, अर्थात गठन मतलब एकजुट किया गया नहीं, और ना ही राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। राष्ट्रीय भाषा मतलब पूरे राष्ट्र का एक भाषा नहीं घोषित किया गया, बल्कि अलग भाषा समूहों को अपने सरकार लाने का अवसर दिया गया। जो वहाँ अलग अलग समूह थे, जैसे डच थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे, उन सभी समूहों को अपने अपने सरकार को लाने का अवसर दिया गया। इस सरकार को सामुदायिक सरकार कहा जाता है। सामुदायिक सरकार मतलब समूह, एक अपना समूह बना के सरकार का निर्माण करना। इस प्रकार वहाँ इस भाषाई विवाद का हल किया गया। हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप नोट करते होंगे तो आप अपने नोट्स में इसे VVI ज़रूर कर लें, ताकि आपको परीक्षा के समय आपको याद रहे। वहाँ नोट्स लिखा रहेगा, VVI लिखा रहेगा, तो आप उस पर ज़्यादा जोर दीजिएगा और उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सत्ता की साझेदारी से संबंधित उसके अगले बिंदु को पढ़ते हैं। हम आपको अवगत करा दें कि यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह 2016 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के 4 अलग अलग तरीके क्या हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक में व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के 4 अलग अलग तरीके क्या है इसकी तरफ चलिए अब चर्चा करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक मतलब वर्तमान में लोकतांत्रिक में सत्ता की साझेदारी के 4 अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। अब इसके पहले बिंदु को पढ़ते हैं। सरकार के 3 अंगों में सत्ता की साझेदारी। मैं बता दूं दोस्तों, हमारी संसद में 3 अंग होते हैं। पहला अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसके बारे में आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे। चलिए इसके बारे में ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में सरकार की संपूर्ण शक्ति किसी एक अंग के पास नहीं होती है।
लोकतंत्र में सरकार की संपूर्ण शक्ति किसी एक अंग के पास नहीं होती है। अगर लोकतंत्र में संपूर्ण शक्ति एक अंग के पास होगी तो वह बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा। वह अपने आप को बहुत ही वीरता समझेगा, किसी नीचे व्यक्ति को ध्यान नहीं देगा। इसीलिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 अंग बांट दिए गए हैं। इनमें 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की साझेदारी होती है। इसमें 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। यह सब संसद में रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इन सबों का अलग अलग कार्य होता है। विधायिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना तथा कार्यों का निर्माण करना। कार्यपालिका का होता है कानूनों को लागू करना तथा कार्यों को लागू करना। और अंतिम न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है और कार्यों को और उन कार्यों की रक्षा करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अंग एक दूसरे लोगों पर नियंत्रण रखता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक अंग जैसे विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है, कार्यपालिका न्यायपालिका पर नियंत्रण रखता है। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि सभी अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। अगला पॉइंट है विभिन्न स्तरों पर सरकार की साझेदारी। सरकार की साझेदारी विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच विभिन्न स्तरों में सत्ता की बंटवारा होती है। जिन देशों में संघीय सरकार है उन देशों में संघ तथा राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से बंटवारा कर दिया जाता है। अर्थात सरकार के बीच विभिन्न स्तर में सत्ता की बंटवारा होती है। जिन देशों में केंद्रीय सरकार है अर्थात संघीय सरकार है उन देशों में संघ तथा राज्यों के बीच केंद्र तथा राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से बंटवारा कर दिया जाता है। इसका उदाहरण हमारा भारत देश है। यहाँ पर हमारे भारत में भी संघीय सरकार है और इसमें संघ तथा राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से बंटवारा कर दिया जाता है। कई देशों में राज्य सरकार से नीचे स्तर स्थानीय सरकार की स्थापना की जाती है। भारत में ग्राम पंचायतें और नगर पालिका तथा नगर निगम आदि ऐसे ही संस्थाएं हैं। कई देशों में राज्य सरकार से नीचे, इसका उदाहरण हमारा भारत भी हो सकता है। नीचे हमारे भारत में नीचे स्तर राज्य सरकार से नीचे स्तर स्थानीय सरकार, जैसे कि गिरिडीह में मतलब किसी राज्य के डिस्ट्रिक्ट में आप किसी डिस्ट्रिक्ट में होंगे तो वहाँ डीसी का होगा, डीसी वहाँ का प्रधान होगा। भारत में ग्राम पंचायतें और नगर निगम तथा नगर पालिकाएं ऐसे ही संस्थाएं हैं। भारत में ग्राम पंचायत में मुखिया, नगर निगम नगर पालिका किसी डिस्ट्रिक्ट का मेन होता है। वहाँ वे किसी डिस्ट्रिक्ट को मतलब आप क्या बोल सकते हैं अपने भाषा में, नगर पालिका साफ सफाई करता है आदि ऐसे ही संस्थाएं हमारे भारत में आदि ऐसे ही संस्थाएं हैं। यह हमारे भारत का उदाहरण हो सकता है। विभिन्न जातीय या भाषाई समूहों में सत्ता की साझेदारी। बहुत सारे देशों में सत्ता का विभाजन विभिन्न सामाजिक समूहों मतलब समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों जैसे भाषाई समूह, जातीय समूह तथा धार्मिक समूहों में भी कर दिया जाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। भाषाई समूह हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि बेल्जियम में 3 भाषा के लोग रहते थे, फ्रेंच, डच तथा जर्मन। वहाँ फ्रेंच भाषा लोगों की संख्या 40% थी तथा डच भाषा लोगों की संख्या 59% थी और लास्ट में जर्मन लोगों की संख्या जो अल्पसंख्यक थे उसकी संख्या 1% थी। अर्थात आप देख सकते हैं कि बेल्जियम में डच भाषा
डच भाषा 59% थे, अर्थात वह बहुसंख्यक था। इसलिए बेल्जियम में वहाँ भाषा के आधार पर उसको वहाँ सत्ता का बंटवारा कर दिया गया। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग श्रीलंका का लेंगे। धार्मिक समूह में भी कर दिया जाता है। धार्मिक समूह में श्रीलंका में सीली 74% था और तमिल 18% तथा ईसाई 7%। अर्थात हम कह सकते हैं कि वहाँ सीली बहुसंख्यक वर्ग थे, इसलिए वहाँ की सरकार ने सीली को 1956 ईस्वी में राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसलिए वहाँ सत्ता विभिन्न अर्थात हम कह सकते हैं कि विभिन्न जातीय या भाषाई समूहों में भी सत्ता की साझेदारी की जाती है। चलिए अब इसके अगले पॉइंट चौथे तरफ चलते हैं। दबाव समूह तथा राजनीतिक दल। दबाव समूह जैसे कि डच भाषा लोग फ्रेंच भाषा के ऊपर दबाव करके रखते थे, तथा राजनीतिक दल जैसे हमारे भारत देश में बीजेपी, कांग्रेस, जेवीएम, जेएमएम आदि ऐसे ही प्रकार के राजनीतिक दल हैं। सत्ता का बंटवारा राजनीतिक दल एवं दबाव समूहों में भी कर दिया जाता है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न पार्टियों में भी कर दिया जाता है। सत्ता का बंटवारा राजनीतिक दल एवं दबाव समूहों में भी कर दिया जाता है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न पार्टियों जैसे कि अलग अलग पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, जेवीएम, शिवसेना आदि जैसे इसका उदाहरण डेनमार्क में भी अनेक राजनीतिक दल हैं जो सत्ता का बंटवारा करके सरकार चलाते हैं। डेनमार्क देश में अनेक राजनीतिक दल हैं जो सत्ता का बंटवारा करके वहाँ के सरकार को चलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कई रूपों में हो सकती है। हम इसमें पढ़ें कि सत्ता की साझेदारी 4 प्रकार से होती है, अतः इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कई रूपों में हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सत्ता की साझेदारी के अंतिम बिंदु को पढ़ते हैं। इसके और भी बिंदु हैं, लेकिन हम लोग कुछ ही बिंदु को लिए हैं। चलिए अब चलते हैं। भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और नैतिक तर्क बताएं। युक्तिपरक आप लोग को बताए थे, लाभ और हानि का हिसाब लगाकर लिया गया फैसला को युक्तिपरक कहते हैं। और नैतिक तर्क मतलब क्या उसके साथ व्यवहार किया जाता है सत्ता की साझेदारी के बाद। भारत में सत्ता का विभाजन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में सत्ता का विभाजन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए देखते हैं। विभिन्न भाषाई, धार्मिक, अल्पसंख्यक समुदाय तथा महिलाओं के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। विभिन्न भाषाई भारत में है, जैसे तमिल, बंगला, इंग्लिश, कुछ हिंदी आदि हैं। धार्मिक भी हैं, जैसे ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सिख आदि हैं। अल्पसंख्यक समुदाय हमारे ईसाई हो गए और भी हो सकते हैं। तथा महिलाओं के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। अर्थात महिलाओं के बीच सत्ता का बंटवारा। पहले महिलाएं सत्ता में भाग नहीं लेती थी, लेकिन कुछ वर्षों में महिला सत्ता में भाग लेने लगी। आरक्षित चुनाव क्षेत्र इसी तरह के विभाजन का एक उदाहरण है। इस तरह के विभाजन के कारण युक्तिपरक तथा नैतिक तर्क भी हो सकते हैं। देखते हैं युक्तिपरक के कारण सोच समझकर लागू किया जाता है। युक्तिपरक मतलब लाभ हानि का हिसाब लगाकर लिया गया फैसला को युक्तिपरक कहते हैं। आप लोग तो जानते होंगे इसी के कारण सोच समझकर कोई कानून या तो कोई भी अन्य कार्य किया जाता है, जिससे विभिन्न समूहों के बीच टकराव की भावना कम हो जाती है। विभिन्न समूहों जैसे जेवीएम, बीजेपी, शिवसेना आदि विभिन्न समूह हैं, उनके बीच जो टकराव होती है वो कम हो जाती है और राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाता है। राजनीतिक हिंसा मतलब पहले आप समझिए हिंसा क्या है। हिंसा मतलब जिसमें मार काट आदि होते हैं
उसे हिंसा कहते हैं। और राजनीतिक हिंसा, जो राजनीतिक करते हैं हिंसा के साथ, वह समाप्त हो जाता है। और साथ ही राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है, राजनीतिक स्थिरता होता है। नैतिक तर्क, नैतिक तर्क के कारण सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का यह मूल सिद्धांत है। लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत है, अर्थात लोकतंत्र का एक मूल बात है यह कि सत्ता का विभाजन विभिन्न समूहों के बीच होना चाहिए। विभिन्न समूह जैसे जेवीएम हो गए, जेएमएम के सदस्य होते हैं, वह एक अपना समूह बनाते हैं। उन सभी के बीच होनी चाहिए सत्ता का विभाजन। एक लोकतांत्रिक सरकार वह है, एक लोकतांत्रिक सरकार वह है, लोकतांत्रिक सरकार मतलब लोगों के द्वारा चुने गए शासक, और उसी को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से विभिन्न समूह शासन व्यवस्था में जुड़ते हैं। अपनी भागीदारी मतलब अपना वहाँ भाग लेके विभिन्न समूह होते हैं जो शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे परीक्षा में जाने के पूर्व इसे एक बार स्मरण कर लें। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बेल्जियम किसका छोटा देश है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि बेल्जियम किसका छोटा देश है, यहाँ सवाल ये है, इसी तरह के सवालों से विद्यार्थी चकमका जाते हैं दोस्तों। यहाँ सवाल थोड़ा जटिल है। यहाँ सवाल क्या है, बेल्जियम किसका छोटा देश है, लेकिन इसका अर्थ होगा बेल्जियम किस महादेश का छोटा देश है। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, यूरोप महादेश का बेल्जियम एक छोटा सा देश है। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। बेल्जियम की आबादी कितनी है। बेल्जियम की आबादी हमारे बता दें दोस्तों, हम आपको बता दें कि बेल्जियम की आबादी हमारे देश के हरियाणा राज्य की आधी से कुछ अधिक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से कुछ अधिक है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेल्जियम से लगने वाली सीमाओं के नाम लिखें। बेल्जियम के आसपास यानी उसकी चौहद्दी को लिखें। बेल्जियम से लगने वाली सीमाओं के देश के नाम निम्नलिखित हैं। पहला फ्रांस, जर्मन, नीदरलैंड और लक्समबर्ग। और चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। बेल्जियम की जातीय बनावट जटिल है। जातीय बनावट कैसी है, तो बता दें दोस्तों, बेल्जियम में विभिन्न प्रकार के जातीय रहते थे। वहाँ जाति के बीच टकराव होते रहता था। उसको भाषा के आधार पर दोनों वहाँ के जाति के बीच टकराव होते रहता था, इसलिए वहाँ की जातीय बनावट जटिल है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेल्जियम के कितने प्रतिशत लोग फ्लेमिश इलाके में रहते थे। बेल्जियम के कितने प्रतिशत लोग फ्लेमिश इलाके में रहते थे। बेल्जियम में एक फ्लेमिश इलाका है, वहाँ वह एक बहुत प्रसिद्ध इलाका है बेल्जियम का। तो वहाँ बेल्जियम में फ्लेमिश इलाके में 59% लोग रहते थे और वह डच भाषा बोलते थे। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिश इलाके में रहने वाले लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। हम आपको बताएं दोस्तों, इसमें फ्लेमिश इलाके में रहने वाले लोग डच भाषा का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन नंबर, श्रीलंका में सिल्लियों का कितना प्रतिशत था। श्रीलंका में बता दें दोस्तों 74% था सिल्लियों की संख्या। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। श्रीलंका हमारे देश के 1 साल बाद ही आज़ाद हुआ। हमारे देश का तो आप जानते होंगे 1947, 15 अगस्त 1947, उसके 1 साल के बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में। 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। श्रीलंका में सिली भाषा को कब राजभाषा घोषित किया गया।
इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधी खड़ा खड़ी 1956 ईस्वी को। 10वां नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम में 1970 से 93 तक कितने बार संविधान का संशोधन किया गया? 4 बार उसका संविधान संशोधन किया गया। हम पहले पार्ट में बताए थे कि वहाँ की जातीय बनावट कैसी जटिल थी और वहाँ के सरकार ने दोनों समूह के बीच टकराव की भावना को ख़त्म करने के लिए कैसे वहाँ संविधान में संशोधन किया, इसको बता दिए। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? बेल्जियम में डच 59%, फ्रेंच 40% तथा जर्मन 1% बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है लास्ट 12 क्वेश्चन, श्रीलंका में 2 मुख्य जातीय गुट थे। श्रीलंका में 2 मुख्य जातीय गुट तमिल तथा सीली थे। सीली का 74% थे तथा तमिल हो गया आपका 18%। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन थे? आप तो ये जानते ही होंगे, श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग सीली थे क्योंकि उनका प्रतिशत 74% था। 18 नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम में बहुसंख्यक वर्ग कौन थे? बेल्जियम में बहुसंख्यक वर्ग डच भाषा थे। ये तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी कहाँ थी? हम बता दें दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद करना ना भूलें। ये आपको कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है, कोई भी शिक्षित व्यक्ति पूछ सकता है। भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो आप तो जानते ही होंगे, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। अगर आपको हमारा पहला पार्ट नहीं मिला होगा तो हमारे वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।